घर के अंदर आते ही भाभी ने श्वेता को बगल में दबोच लिया। इस अचानक हमले से वो बुरी तरह बौखला गई। भाभी, उसके मुंह से आवाज़ निकलने को थी कि भाभी ने होठों पर उंगली रखकर मुस्कुराते हुए चुप रहने का इशारा किया। वो भाभी की मुस्कुराहट से थोड़ा सहज हुई। इस मुस्कुराहट का मतलब भी समझ आ गया। लेकिन वो भाभी के बगल में इसी तरह दबी हुई सामने वाले कमरे में आ गई जहाँ भाभी ने उसे छोड़ा और वो सीधी खड़ी हो सकी। भाभी ने मुस्कुराकर और आंखें नचाते हुए कहा, वो लोग आए हैं। वो कौन? उसने गर्दन सहलाते हुए भाभी को प्यार से घूरा। फिर खुद ही बोली, पता नहीं कौन लोग हैं जिनके लिए आपने तो मेरी गर्दन ही मरोड़ डाली। तुझे जानती हूँ ना, घर में क्या आती है संग तूफान ले आती है। शोर शराबा हल्ला गुल्ला तेरी आदत जो ठहरी, इसीलिए मैंने दरवाजे पर ही तुझे पकड़ लिया था। खाली बता देती तो भी मैं चुपचाप हो जाती भाभी। तुम और चुपचाप? हाँ श्वेता रानी, क्या मैं तुम्हें जानती नहीं? श्वेता ने मुस्कुराकर भाभी को देखा। उसके गाल पर प्यार के और किताबें बेड पर फेंकते हुए एकदम से बिस्तर पर पाँव लटका कर बैठ गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि भाभी ने मुस्कुराकर हाथ के इशारे से रोक दिया। आज कोई कहानी वहानी नहीं सुनना मुझे। बस जल्दी से कपड़े चेंज करके हाथ मुंह धो लो और बाल बना लेना। ये सब क्यों भाभी? श्वेता, तुम्हें वो लोग देखने आए हैं तो देख लें। हाय, तेरा तो दिमाग ही खराब है, कुछ समझती ही नहीं। भाभी ने माथे पर हथेली मारी। श्वेता उसे सताने के लिए बिल्कुल ही अनजान बनते हुए बोली, आखिर कौन लोग हैं वो? वही कौन? वही जो तुम्हारे रिश्ते के लिए। अच्छा, जान गई। अब तो बड़ा जोर दे रहे हैं। बहुत ही भले लोग हैं। भले कैसे? मुझे दीदी के रिसेप्शन में देखा और लट्टू हो गए तो भले कैसे हुए भाभी? भाभी हंसकर बोली, भले ऐसे हैं कि बेटे की पसंद टाल नहीं पाए। उसने तुम्हें देखा, पसंद किया। भाभी, श्वेता हड़बड़ा सी गई। हाँ श्वेता, लड़के ने तुझे प्रीति के रिसेप्शन पर देखा था। अभिषेक का दोस्त है, वो उसकी बारात पर भी यहाँ आया था। तो तब नहीं देखा था मुझे क्या? नहीं देखा होगा, वो लोग तो बस यही कह रहे हैं कि तुम्हें रिसेप्शन पर देखा। तुमने शायद उसकी माँ को खाना भी प्लेट में डाल कर दिया था। हाँ भाभी, खाने के टेबल पर तो लोग टूट पड़े थे। वो बेचारी हाथ में प्लेट लिए खड़ी थी। मैंने उनके लिए खाना प्लेट में निकाला, उनके लिए कुर्सी सीधी की, सामने मेज़ भी रखी और पानी का जग और गिलास लाकर उनके सामने रखते हुए कहा, आंटी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे दीजिएगा। वैसे मैं थोड़ी देर के बाद खुद भी पता करती रहूँगी। वो बोली, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैंने बोला श्वेता, और उसी समय इनका बेटा वहीं आ गया। मैं तो घबराकर भाग गई। मुझे क्या पता था वो मेरा घर तक पीछा करेंगे। श्वेता, इतना अच्छा रिश्ता है, इतने अच्छे लोग हैं और इतने अच्छे रिश्ता मांगने आए हैं, अच्छे से रिश्ता मांगने आए हैं। पहले तो उन्हें आने से मना कर दिया गया था, बिल्कुल, फिर भी आ गए। तेरा भाग्य खींच लाया उनको। पक्के ढीठ लगते हैं भाभी। अरे ढिठाई करेंगे तो ही रिश्ता मिलेगा ना, वरना माँ पिताजी का तो वही विचार है, वही बातें। माँ जी तो उनके आने पर काफ़ी घबरा गई थी। वो तो मैं नहीं समझाया, वरना तो वो ड्राइंग रूम में भी नहीं जा रही थी। बेचारे लोग, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। भाभी ने उसका कान पकड़कर उसे बेड से उठाया और बाथरूम की तरफ धकेल दिया। बस अब बातें बंद, पानी मार लो मुंह पर, और हाँ, बाल भी ठीक से बना लेना। जब दीदी ने रिश्ते वाली बात पिताजी को बताई थी तो अरे, मुझे पता है श्वेता सब कुछ, तो फिर भी तो आप तैयार होने को कह रही हैं तो दिमाग मत चाट मेरा। बहस करते हुए भाभी वहीं बाथरूम श्वेता के बाहर आने का इंतजार करने लगी। श्वेता के लिए जो रिश्ता आया था हर तरह से अच्छा था। अच्छा भी क्या, बहुत अच्छा था। भाभी की दिली इच्छा थी कि ये रिश्ता हो जाए। ऐसे रिश्ते सौभाग्य से हाथ लगते हैं। लेकिन दाल गलती नज़र नहीं आ रही थी। घर के हालात ही कुछ ऐसे थे। श्वेता अशोक जी की तीसरी बेटी थी। बड़े बेटे और बड़े दो बेटियों की शादियां कर चुके थे। मिडिल क्लास के आदमी थे, सरकारी ऑफिसर थे, लेकिन नौकरी का भ्रम भी रखना मुश्किल हो रहा था। वो तो बड़ा बेटा शादी के बाद भी साथ ही रहता था। बहू अच्छे परिवार की मिल गई थी, इसलिए बाप बेटा मिलकर घरदारी का बोझ उठा रहे थे। लेकिन महंगाई इतनी थी कि बाप बेटा मिलकर भी बोझ उठा नहीं पा रहे थे, बल्कि घसीट रहे थे। बस भरम बना हुआ था। बेटी की शादी 4 साल पहले हुई थी। सौभाग्य से बहू बहुत अच्छी मिल गई थी। मिलजुल कर रहते हुए भी उसे कोई परेशानी नहीं थी। अपने ससुर अशोक जी और सास ममता को माँ बाप की तरह समझती थी। श्वेता से तो वो बहुत ही प्यार करती थी। कार्तिक की शादी के दूसरे ही साल पूजा का रिश्ता मिल गया। अशोक और ममता ने देर नहीं की, झट मंगनी पर ब्याह वाली बात की। बाप बेटे से जो बन पड़ा, उस पर शादी पर जो खर्चा हुआ, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। ममता जैसे सुघड़ औरत ने अच्छा दहेज का सामान जमा कर रखा था। अशोक जी ने भी कुछ रुपया जमा कर रखा था, कुछ कर्ज लिया जो शादी जो करना थी। कर्जे वर्जे तो तर ही जाने थे। पूजा और प्रीति की शादी में 2-2.5 साल का अंतर तो आया, लेकिन इस समय में मुश्किल कमर ही सीधी हुई। कर्जा भी अभी पूरा नहीं उतरा था। छोटे मोटे कर्जे कार्तिक ने भी उतारे थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि प्रीति के लिए भी बहुत ही अच्छा रिश्ता आ रहा था। लड़का इंजीनियर था, फैमिली छोटी और खाती पीती थी। अशोक जी ने हाँ करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति से उन लोगों को अवगत करा दिया था। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें,
हमारी कोई डिमांड नहीं, हमें सिर्फ प्रीति चाहिए, दहेज की चिंता ही ना करें। जो कुछ भी देंगे अपनी बेटी को देंगे, हमारी तरफ से आप बिल्कुल परेशान न हो। उन्होंने इतनी तसल्लियां दी थी कि सब संतुष्ट हो गए थे। अशोक जी, ममता देवी, उनका बेटा कार्तिक और बहू शिखा, सभी ने रिश्ता तय कर देने का फैसला कर लिया था। दहेज को लेकर सभी परेशान तो थे, लेकिन एक दूसरे को तसल्लियां दे रहे थे। बहू ने कहा था कि कोई बात नहीं, शादी के लिए 4-6 महीने का समय ले लेते हैं। डिमांड तो इन लोगों की कोई है नहीं, अपनी खुशी और हैसियत से ही करना है ना सब कुछ। फिर भी बेटा, लाखों रुपए का खर्चा है, ममता ने परेशान होते हुए कहा। पूजा के लिए तो पहले से जमा कर रखा था मैंने, पर प्रीति के लिए तो कुछ छोटी मोटी चीज़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। गहने तो है ना आपके पास माँ? बेटे ने पूछा। गहने भी कौन सा 100 तोले के हैं, यही कोई 5-7 तोले रह गया है। पहले भी तो पूजा को दिया था ना, तो पहले ही आप उसमें कम कर लेती। पूजा को तो काफ़ी सोना मिला, 15 तोले तो होगा, तीनों बेटियों के लिए बराबर रखना था ना। अच्छा चलो बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब सोचो कि करना क्या है। बहू शिखा ने झिझकते हुए कहा। मेरे पास कुछ रुपए भी हैं और सोना भी, आप वो ले लें, भगवान ने चाहा तो मेरे लिए फिर बन जाएगा। लेकिन ससुर अशोक जी नहीं माने कि बहू के गहने लेकर बेटी को दिया जाए। रिश्ता तय हो गया था, जैसे तैसे शादी तो करनी ही थी। सो बाप बेटा दौड़ धूप में लग गए, जाने कहाँ कहाँ से किस किस से वादे से पैसा इकट्ठा किया और प्रीति की शादी कर दी। प्रीति के ससुराल वालों ने कहा तो यही था कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन ये सब खाली बातें थीं। दहेज उनकी सोच पर पूरा नहीं उतरा, जिस जिस चीज़ की आशा थी उन्हें नहीं मिली। तो कई बार प्रीति को एहसास दिलाया गया, प्रीति बेचारी परेशान हो गई। लेकिन किस्मत अच्छी थी, पति अच्छा था, घर वाले कोई बात बनाते या कुछ कहते तो प्रीति का पूरा पक्ष लेता। फिर भी बातें अशोक जी और ममता देवी तक पहुंच रही थी। भैया और भाभी को भी सब कुछ पता चल रहा था। प्रीति मायके आती तो सास कोई ना कोई फरमाइश कर देती। शुरू शुरू की बात थी, प्रीति का पैर ससुराल में जमना जरूरी थे, इसलिए तंगी होते हुए भी उनकी इच्छा पूरी कर दी जाती। प्रीति की शादी का अनुभव अच्छा तो नहीं था, लेकिन क्या करते, दिल को ये समझा लेते कि दामाद समझदार है, प्रीति का हर तरह से ख्याल रखता है। फिर प्रीति के ही रिसेप्शन पर उन लोगों ने श्वेता को देखा था। अग्रवाल जी बहुत अमीर आदमी थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बिजनेस था, लाखों कमा रहे थे। राजवीर उनका इकलौता बेटा था, एमबीए करने के बाद वो भी अपने पिता के कारोबार में लग गया था। हैंडसम सा लड़का था, बहुत शरीफ और सुलझा हुआ भी था। प्रीति के पति अभिषेक का दोस्त था, श्वेता को रिसेप्शन की शादी में देखा था। ये चुलबुली सी लड़की दिल में उतर गई थी और संयोग की बात, उसकी माँ को भी लड़की पसंद आई थी। श्वेता ने बड़ी इज्जत और अच्छे से उनको खाना जुला कर दिया था। उसका संबंध जिस परिवार से था या जो उसका स्टेटस था, उसके लिए रिश्तों की कमी नहीं थी, लेकिन बात तो दिल की थी। दिल के किसी कोने में श्वेता छुपकर बैठ गई थी। माँ बेटे दोनों को पसंद थी, इसलिए इन्हें रिश्ता मांगने में कोई दिक्कत नहीं थी। अभिषेक की शादी के कुछ ही सप्ताह बाद राजवीर की माँ उनके यहाँ आई और अपनी इच्छा बता दी। श्वेता हमें बहुत अच्छी लगी है, उन्होंने अभिषेक की माँ से कहा। राजवीर मेरा इकलौता बेटा है, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। प्रीति आपकी बहू है और श्वेता की बहन, क्या आप इस बारे में हमारी कुछ मदद करेंगी? अभिषेक की माँ ने इधर उधर देखा। प्रीति पास नहीं थी, झट से बोली, दहेज वहेज कुछ नहीं मिलेगा आपको। हमारी बहू जो 4 चीजें लेकर आई है आपने भी देखी होंगी। राजवीर की माँ हंस पड़ी, बड़ी विनम्रता से कहा था, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। ये सब कहने की बातें होती हैं बहन, दहेज अच्छा हो तो अपने ही बेटे की शान होती है, कम मिले तो सबको कम ही लगती है। माल ज़रूर मिलना चाहिए, अपना अपना विचार है बहन। मैं तो समझती हूँ सबसे कीमती दहेज बेटी होती है, जो माँ बाप दे देते हैं उससे कीमती और क्या चीज़ हो सकती है। अभिषेक की माँ ने ऐसा मुंह बनाया जैसे नीम की कड़वी गोली खा ली हो। प्रीति आ गई थी, इसलिए उन्होंने राजवीर की माँ को इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। प्रीति बेटी, राजवीर की माँ ने बड़े प्यार से कहा। जी आंटी, मुझे तुम शायद नहीं पहचानती, मैं अभिषेक के दोस्त राजवीर की माँ हूँ। जी जी आंटी, मुझे अभिषेक ने अभी बताया है। बेटे, मैं ज़रूर बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। जी बोलिए आंटी। मैं ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। जी बोलिए आंटी, मेरा बेटा राजवीर है ना? जी, एक ही बेटा है हमारा, अपने डैडी के साथ बिजनेस में लगा है। मुझे उसकी शादी करना है, लड़की तलाश कर रही थी, वो मिल गई। जी आंटी, तो वो लड़की कौन है? वो लड़की तुम्हारी बहन श्वेता है क्या आंटी? उसकी हैरानी पर राजवीर की माँ मुस्कुराई, सिर हिलाते हुए बोली, राजवीर ने भी उसे तुम्हारे रिसेप्शन पर देखा था। वो चुप हो गई। प्रीति समझ गई कि श्वेता राजवीर को भी पसंद आई है। उसका मन खुशी से भर गया, लेकिन खामोश रही। हमें श्वेता का रिश्ता चाहिए बेटा। श्वेता का रिश्ता कहीं तय तो नहीं हुआ ना? जी अभी नहीं आंटी। तो बस फिर ठीक है। अभिषेक राजवीर को अच्छी तरह जानता है, दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, कोई एक बात एक दूसरे छुपी नहीं। तुम उसकी जानकारी अभिषेक से कर सकती हो, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ इस बारे में? रिश्ता तय करना या ना करना तो पिताजी का काम है ना। वो हंसकर बोली, अरे बेटा, तुम हमारी इच्छा अपने माता पिता तक पहुंचा देना, फिर हम खुद ही उनके समक्ष बात कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है आंटी।
प्रीति और अभिषेक दूसरे दिन घर गए। प्रीति ने भाभी से बात की। भाभी तो खुशी से फूले न समाई। अरे प्रीति, हमारी श्वेता तो बहुत लकी है। हाँ भाभी, रिश्ता बहुत अच्छा है। अभिषेक ने मुझे उनके बारे में सब कुछ बताया है। बड़ी शानदार कोठी है, भरपूर बिजनेस है, बस समझ लें कि बहुत अमीर लोग हैं। लड़का पढ़ा लिखा है, शक्ल और सूरत का भी बहुत अच्छा है, शरीफ है, और क्या चाहिए। सही बात है, और फिर इतने इच्छुक हैं वो लोग। माँ से बात करें ना भाभी, तुम खुद ही बता दो ना उन्हें, प्लीज़ आप कह दें उनसे, वो लोग आना चाहते हैं। फिर सास ससुर ने बहू से जब श्वेता के लिए रिश्ते की बात सुनी तो सोच में पड़ गए। रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन अशोक जी और ममता देवी बहुत मजबूर थे। प्रीति की शादी पर लिया हुआ कर्जा भी उतरा नहीं था। अभी तो उसके ससुराल वालों की छोटी छोटी फरमाइशें ही मुश्किल से पूरी की जा रही थीं। एक पैसा भी न बच पाता था कि उधार चुकता कर सकें। बड़ी कठिनाइयों ने घेर रखा था। प्रीति दूसरी बार फिर राजवीर की माँ का संदेशा लेकर आई। माँ, पिताजी और भाई भाभी सब रात को खाने पर बैठे थे। प्रीति ने भाभी से बात तो की थी, लेकिन उन्होंने जवाब दिया था कि पिताजी और माँ से अब तुम खुद ही बात करो। भाभी, रिश्ता बहुत ही अच्छा है, गंवाना नहीं चाहिए। मैं क्या कहूँ प्रीति, घर के हालात ही ऐसे हैं। अभी तो तुम्हारी शादी की है। खाने के बाद जब श्वेता उठकर अपने कमरे में चली गई, प्रीति ने बात फिर छेड़ दी। अशोक जी और ममता देवी कुछ नहीं बोले। क्या सोचा है आप लोगों ने? वो लोग बहुत आग्रह कर रहे हैं, रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। उन्हें मना कर दो बेटा, अशोक जी ने गंभीर आवाज में कहा। मना कर दो पिताजी? हाँ लेकिन पिताजी। लेकिन क्या बेटा? रिश्ता तो सच में हर तरह से अच्छा है, ऐसे रिश्ते सौभाग्य से मिलते हैं। तो फिर पिताजी, फिर क्या किया जाए बेटा? रिश्ता तय कर लेंगे तो शादी कहाँ से करेंगे? अब हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, कर्जे का बोझ है सर पर। तुम्हारे भाई भाभी इतने अच्छे ना होते तो तुम्हारी शादी भी ना कर पाता। बहरहाल तुम उनसे माफ़ी मांग लो, अभी हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि शादी तो क्या मंगनी भी कर सकें। तुम बच्ची नहीं हो, घर के हालात तुम अच्छे से जानती हो। पर पिताजी, वो लोग दहेज नहीं चाहते। आप लोग 3 कपड़ों में भी श्वेता को विदा करेंगे ना तो भी वो खुश हैं। अरे बस करो प्रीति बेटा, ममता देवी जय दिल से बोली। तुम्हारे ससुराल वाले भी तो यही कहते थे ना, प्रीति ने सर झुकाकर कहा। सब लोग तो एक जैसे नहीं होते माँ, क्या पता वो इन लोगों से भी ज़्यादा लालची हों। हाँ, कहा तो कुछ भी नहीं जा सकता। अब की भैया बोले, बेटा श्वेता भी अभी इतनी बड़ी नहीं है कि रिश्ता तय करने में जल्दी की जाए। सेकेंड ईयर में पहुंची है, अभी वो पढ़ ले तो उसकी शादी का सोचूंगा। अशोक जी ने फैसला सुनाते हुए अंदाज में कहा। भाभी ने खामोश नज़र प्रीति पर डाली। लेकिन अशोक जी भी सही थे, क्या करते, कहाँ से लाते पैसे? अब तो कोई ऐसा आदमी भी नजर ना आता था जिससे सालों का वादा करके कर्जा लिया जा सकता। ममता देवी के पास भी अब कुछ नहीं था। श्वेता के लिए 2-4 जोड़ों के सिवा गहनों के नाम पर सिर्फ एक अंगूठी बची थी उनके पास। अशोक जी ने प्रीति से साफ तौर पर कह दिया कि वो उन लोगों को जवाब दे दो, श्वेता की शादी अभी नहीं करनी, 4 साल बाद देखेंगे। फिलहाल उनके दिमाग पर काफ़ी बोझ है, इस नए बोझ को लादने की बिल्कुल क्षमता नहीं है। प्रीति और भाभी ने एक दूसरे को बड़ी मायूसी से देखा। फिर प्रीति ने जब राजवीर की माँ आई तो साफ तौर पर अपने घर वालों की आर्थिक स्थिति का बता दिया। नौकरी करने वालों की स्थिति राजवीर की माँ से छुपी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नरमी से प्रीति को समझाया। बेटा, मैं जानती हूँ कि महंगाई के समय में ईमानदार सरकारी नौकरी करने वाले के लिए भ्रम बनाए रखना भी मुश्किल हो रहा है। और फिर तुम्हारे माता पिता ने कुछ महीनों पहले तुम्हारी शादी की है। जानती हूँ इस समय वो इस पोजीशन में नहीं है कि एक और शादी का बोझ उठा पाएं। बिल्कुल यही बात है। जब मैं उनकी आर्थिक स्थिति को समझती हूँ बेटा, तो फिर वो क्यों इनकार कर रहे हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ श्वेता चाहिए। बेटा, मैं हर तरह उन्हें तसल्ली देने को तैयार हूँ। आंटी, उन्हें मेरी शादी की अच्छा अनुभव नहीं हुआ है। ये लोग भी ऐसी ही बातें करते थे कि हमें दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ बेटी चाहिए। फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ठीक ठाक दहेज दिया, लेकिन इस पर भी जो बातें हुई या होती हैं आप भी जानती होंगी वो बातें। बेटा, हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। बस पिताजी को यही डर है, डरते हैं, वरना ऐसा रिश्ता कौन ठुकराए। अच्छा चलो ठीक है बेटा, आप परेशान हो, मैं खुद ही जाऊंगी आपकी माँ पिताजी के पास। नहीं आंटी प्लीज़, आप नहीं जाइए। नहीं जाइएगा, वो रिश्ता नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। लेकिन राजवीर की माँ को ये रिश्ता हाल हाल में करना था, इसलिए आज वो खुद ही उनके घर आ गई। ममता देवी तो उनके आने से नाराज़ थी, लेकिन उनसे मिलकर बहुत प्रभावित हुई। उससे राजवीर की माँ सच्ची और अपनी बात की पक्की लग रही थी। भाभी श्वेता को ड्राइंग रूम में ले आई। राजवीर की माँ ने श्वेता को खूब प्यार किया। फिर श्वेता और भाभी चाय के लिए उठ गईं और राजवीर की माँ उन्हें अपनी बात का विश्वास दिलाने लगी। उन्होंने बार बार यही कहा कि उन्हें सिर्फ श्वेता चाहिए, दहेज नहीं। चाहे तो बेटी को खाली हाथ विदा कर दो, इसमें भी खुश हैं, लेकिन दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ममता देवी ने हामी नहीं भरी। राजवीर की माँ भी पक्के इरादे की औरत थी, मनपसंद बहू मिल रही थी तो छोड़ती कैसे। उस दिन तो चली गई, लेकिन फिर आई और बार बार आई। जो बात मुंह से निकाली थी उसे पीछे हटने वाली ना थी। उन्होंने पत्थर पिघला ही दिया। श्वेता के माता पिता से हाँ करवा ही कर मानी, लेकिन शादी 1 साल बाद होनी थी। राजवीर की माँ ने बात मान ली कि ठीक है, विदाई भले 1 साल बाद कीजिएगा, लेकिन कोर्ट मैरिज करके मंगनी
जल्दी करेंगे। इस पर भी घर में खाली बहस चली। अशोक जी बहुत परेशान हो गए, भले ही फंक्शन छोटा सा हो पर फिर भी खर्चा काफ़ी उठ जाना था। भाई से इस बारे में बात की तो वो कोई राय ना दे सके, परेशानी उसकी भी वही थी, लेकिन लड़के वाले जोर दे रहे थे। इसलिए भाभी ने ये कहा कि कोर्ट मैरिज कर देने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उसकी प्यारी नंद का इतनी अच्छी जगह रिश्ता जो हुआ था। बस 40-50 लोग ही जमा होने थे फंक्शन में। अभी अपनी तरफ से उन्होंने बहुत कम लोगों को दावत दी। मंगनी से कुछ दिन पहले जब भाभी मेहमानों की संख्या पूरे रजवीर के घर गई तो उसकी माँ ने उनकी बड़ी खातिरदारी की, बहुत प्यार किया। जब वो वापस आने लगी तो राजवीर की माँ ने कहा कि बेटी बिल्कुल परेशान ना होना, जो कुछ भी देना हुआ विदाई पर दे दीजिएगा, समझ गई हो ना मेरी बात। भाभी ने इस पर बाद में सर हिला दिया। फिर इसने ये बातें खुशी खुशी घर वालों को बताई तो ममता देवी का दिल धक से रह गया। झट से बोली तो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया, लड़के की अंगूठी और सूट, लेकिन माँ उन्होंने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा। हाँ पर माफ़ भी तो नहीं किया ना, सिर्फ विदाई तक बात टाल दी है लेन देन की। अशोक जी भी परेशान हुए। देखा ना बेटा, सब कहने की बातें होती हैं कि कुछ नहीं लेंगे, 3 कपड़ों में ले जाएंगे, धीरे धीरे पर निकालना शुरू कर देते हैं। ये लोग तो हैं ही हैं धन दौलत वाले, इनकी फरमाइशें भी ऊंची ऊंची होंगी, ये तो समय ही बताएगा। अब फंक्शन तो करना ही है, ज़बान दे चुके हैं हम लोग। भाभी सबकी सुनती रही, फिर बोली, आप लोग फालतू में परेशान हो रहे हैं, लड़के के लिए अंगूठी और सूट तो बनवाना ही है ना, वो जो इतना कुछ ला रहे हैं श्वेता के लिए, हमें भी तो कुछ करना ही है, मान तो रखना ही है ना अपना। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, मैं सब कर लूँगी। बेटी व्यवस्था तो अब करना ही है, तुम क्या करोगी, हम क्या करेंगे, सिर्फ 40-50 लोगों का उन्होंने कहा है। वो लोग कहते हैं कि सारी खुशियाँ अपने घर पर ही मनाएंगे, सिर्फ थोड़े बहुत लोग लेकर आएंगे। भाभी राजवीर की माँ और पिताजी की तारीफें करने लगी, उनके घर की तारीफें, उनके स्वभाव और प्यार की तारीफें। भाई और भाभी ने बहुत कोशिश की थी कि कोई कमी न रहे, लड़के वालों के लिए अच्छा खाना बनवाया था, जगह भी सुंदरता से सजाई गई थी। उन्हें सिर्फ आज के दिन की चिंता थी कि अच्छे तरीके से निपट जाए। विदाई में साल भर का समय था, भगवान ने चाहा तो उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन अशोक जी और ममता देवी के दिल बैठे जा रहे थे। ये रिश्ता तो बहुत अच्छा था, लेकिन परेशानी तो इन खुशियों की भी दवा रखा था। रजिस्ट्रार के सामने कोर्ट मैरिज हो गई। राजवीर की माँ पिताजी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, बधाई हो के शोर उठ रहे थे। रात के खाने के बाद श्वेता की बहनों और बुआ ने खूब रंग जमाया, गाने डांस भरपूर खुशियां मनाई। फिर अंगूठी की रस्म के लिए राजवीर के पास में सजी हुई श्वेता दुल्हन बनी बैठाई गई। श्वेता पहचानी नहीं जा रही थी, भारी काम वाले कपड़ों में, गहनों में पीली हो रही थी जो उसके ससुराल वाले लेकर आए थे। भाभी ने मेकअप भी अच्छा किया था, नजर नहीं ठहरती थी श्वेता पर। राजवीर की माँ ने उसका माथा चूमा, आशीर्वाद दिया, हजारों रुपए उस पर निछावर किए। देखने वाले हैरान रह गए कि श्वेता ने कैसे भाग्य पाया है। राजवीर ने श्वेता के हाथ में हीरे की अंगूठी डाली, भाभी ने सोने की अंगूठी श्वेता को दी कि वो राजवीर को पहनाए। शर्माते लज्जाते और तालियां की गूंज में श्वेता ने राजवीर को अंगूठी पहनाई। हर तरफ बधाइयों का शोर मच गया। खुशी का ये हंगामा रात 11-12 बजे तक जारी रहा। दोनों एक दूसरे के पास बैठे ये रंग महफिल देखते रहे। फिर किसी ने राजवीर की माँ से आकर कहा, आंटी अंकल कह रहे हैं अब चलना चाहिए, रात काफ़ी हो गई है। हाँ भाई ठीक है। राजवीर की माँ ने राजवीर को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, चलना ही चाहिए अब। ममता देवी भी पास ही खड़ी थी। राजवीर की माँ ने उनसे भी कहा कि अब अनुमति दीजिए, हम लोग चलते हैं। उन्होंने सिर हिला दिया। भाभी मुस्कुराकर बोली, आंटी इतना मज़ा आ रहा था, लेकिन रात काफ़ी हो गई है। राजवीर की माँ ने मुस्कुराकर देखा और बोली, अब चलते हैं बेटा। ठहरे आंटी, मैं पहले श्वेता को अंदर तक छोड़ दूं। वो श्वेता की तरफ झुकी। राजवीर की माँ बीच में आकर बोली, श्वेता को अंदर क्यों ले जा रही हो, फंक्शन तो खत्म हो गया है, आप लोग जा रहे हैं ना। भाभी ने कहा, तो क्या अपनी बहू को छोड़कर चले जाएंगे। राजवीर की माँ ने मुस्कुराकर बेटे को देखते हुए कहा, क्या मतलब है आपका। ममता देवी, पूजा, प्रीति, श्वेता और भाभी सभी की आंखों से ये सवाल छलका। मतलब ये कि कोर्ट मैरिज हो गई है, श्वेता हमारी हो गई, अब हम अपनी श्वेता को अपने घर ले जा रहे हैं। कई आवाज़ें उभरी। राजवीर की माँ बड़े अच्छे अंदाज में मुस्कुराई जा रही थी। कोर्ट मैरिज हो गई है तो अब फालतू की रस्मों की कोई ज़रूरत नहीं। श्वेता आपने हमें सौंप दी, हमने इसे दिलो जान से स्वीकार कर लिया, शादी हो गई है, अब श्वेता हमारी बेटी है। वो तो ठीक है आंटी, पर भाभी भी हड़बड़ा गई। लेकिन राजवीर की माँ ने अच्छा खासा भाषण दे डाला। उन्हें सच में कुछ नहीं चाहिए था सिवाय श्वेता के। लोग दंग रह गए, शोर मच गया, अच्छा खासा हंगामा हुआ। दोनों पक्षों के आदमी भी इकट्ठे हो गए। हर कोई बोल रहा था, कुछ न कुछ कह रहा था। कोई हंस रहा था तो कोई गंभीर था। लड़के वाले श्वेता को अभी और इसी समय अपने साथ ले जाने पर अड़े थे। लड़के वाले कह रहे थे, आपने 1 साल बाद विदाई का वादा किया था, जितने मुंह उतनी बातें। राजवीर के माता पिता के अलावा उनके साथ आने वाले मेहमान भी मुस्कुराए जा रहे थे। सबको इस प्लान का पहले से ही पता था, लड़की वालों को ही मानना पड़ा।
राजवीर के माता पिता ने श्वेता के घर वालों को अलग ले जाकर समझाया कि हमारी आपकी रिश्तेदारी हो गई है, अब हम एक दूसरे के सुख दुख नहीं बांटेंगे तो और कौन बांटेगा। 1 साल का समय आप लोग इसलिए लेना चाहते हैं ना कि पूरा साल फिर आप लोग पैसा जोड़कर श्वेता का दहेज बनाएं, कर्जे उठाएं। हमने आपसे कहा था ना भाई साहब, हमें सिर्फ आपकी बेटी श्वेता के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। सो हमें सच में कुछ नहीं चाहिए। श्वेता के रूप में हमें आपने बेटी दे दी, इससे ज़्यादा कीमती चीज़ आप क्या दे सकते हैं। श्वेता की विदाई पर सबकी आंखों में आंसू थे, पर एक खुशी ये भी थी कि श्वेता को इतना अच्छा ससुराल मिला और इतने अच्छे लोग मिले जो उसे बहू नहीं बेटी की तरह अपने घर लेकर जा रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।